स्ट्रोक जिसको हम आम भाषा में लकवा भी बोलते हैं और पैरालिसिस भी बोलते हैं, ब्रेन की एक इमरजेंसी है, एक तरीके से किसी बीमारी है जिसमें ब्रेन की ब्लड सप्लाई एक हिस्से में हैम्पर हो जाती है। दो टाइप के होते हैं, इस्कीमिक स्ट्रोक और हेमरेजिक स्ट्रोक। मोस्ट कॉमन जो होता है वो इस्कीमिक स्ट्रोक होता है। उसमें जो ब्लड सप्लाई ब्रेन में जाती है उसमें क्लॉट आने की वजह से या किसी और वजह से वो बंद हो जाती है, तो ब्रेन का वो वाला हिस्सा डेड हो जाता है। ये ज़्यादा कॉमन होते हैं। जबकि दूसरा वाला होता है हेमरेजिक स्ट्रोक, जिसमें जो ब्लड सप्लाई को सप्लाई करती है ब्लड वेसल वो फट जाती है, लीक हो जाती है, जिसकी वजह से ब्रेन में ब्लीडिंग हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं हेमरेजिक स्ट्रोक। तो दो टाइप के स्ट्रोक होते हैं और इसमें ब्रेन के एक हिस्से में लकवा या पैरालिसिस को बोलते हैं वो आ जाता है और वो हिस्सा काम करना बंद कर देता है। ये मोस्ट कॉमन टाइप है स्ट्रोक का। अदरवाइज स्ट्रोक की कई सारी वैरायटीज़ होती हैं, बट मोस्ट कॉमन जिसमें हमें कॉमनली मिलता है वो कि वन साइड वीकनेस हो जाती है। तो हम ज़रूरी है कि हम स्ट्रोक को कैसे पहचानें, बिकॉज टाइम ब्रेन है, तो ये ज़रूरी है जानना कि स्ट्रोक को हम कैसे जल्दी से जल्दी पहचानें ताकि हम अस्पताल पहुँचें। बिकॉज कुछ इसकी जो थेरेपीज़ होती है वो टाइम बाउंड होती हैं। अगर हम टाइम से अस्पताल नहीं पहुँचेंगे तो वो थेरेपीज़ हम उसका फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे और इससे रिकवरी भी स्लो होती है अगर वो थेरेपीज़ हम टाइमली नहीं देते हैं। तो मैं आपको कुछ बताऊंगी साइन एंड सिम्टम्स के बारे में। इसके लिए हम उसको ऐसे लर्न कर सकते हैं, BE फास्ट। B स्टैंड्स फॉर सडन ऑनसेट बैलेंस प्रॉब्लम। अगर आपको अचानक से लगता है कि आपका बैलेंस खराब हो गया है, आप चल नहीं पा रहे हैं और एक तरफ गिर रहे हैं, तो ये स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा E फॉर आइज़। अगर आपको लगता है कि अचानक से आपकी एक आंख में दिखना बंद हो गया है या आपको एक साइड की फील्ड में ब्लरिंग हो गई है, तो ये भी स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। F फॉर फेस। अगर आपको लगता है कि आपका फेस अचानक से एक तरफ से लटक गया है, एक तरफ से सलाइवा निकल रहा है, आपको बोलने में दिक्कत आ रही है, तो ये भी स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। इसके अलावा एक साइड आर्म में वीकनेस हो जाना, आपका एक हाथ काम ना करना या एक हाथ में सूजन आ जाना, नमनेस आ जाना अचानक से, ये भी स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। S फॉर स्पीच। अगर आपको लगता है कि आपकी आवाज़ अचानक से लड़खड़ा गई है, बोलने में दिक्कत आ रही है, तो ये भी स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। एंड T फॉर टाइम। आपको अस्पताल टाइम से पहुँचना है ताकि जो कुछ थेरेपीज़ हैं जो टाइम बाउंड है वो आपको मिल सके और आपकी स्ट्रोक की रिकवरी फास्ट हो सके। इसके अलावा अगर आपको चक्कर आ रहे हैं अचानक से और आपको बोलने में दिक्कत आ रही है, डबल दिखाई पड़ रहा है, निगलने में दिक्कत आ रही है, तो ये भी स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। तो स्ट्रोक के सिम्टम्स जैसे मैंने आपको बताए, ये पहचानना ज़रूरी है। अगर आपको स्ट्रोक के सिम्टम्स मालूम होंगे तो आप अस्पताल टाइमली पहुंच सकते हैं। वैसे भी अगर आपको लगता है कोई भी सिम्टम आपको अचानक से आ रहा है तो वो स्ट्रोक का सिम्टम हो सकता है। तो इसको डायग्नोज करने के लिए सबसे पहले हम क्लिनिकली देखते हैं कि पेशेंट के किसी एक हाथ पैर में वीकनेस आ रही है, फोकल वीकनेस जिसको हम बोलते हैं, बोलने में दिक्कत आ रही है, बैलेंस प्रॉब्लम हो रही है, और इसके लिए कुछ टेस्ट भी होते हैं जैसे कि CT स्कैन और MRI। ये करा के हम देखते हैं कि किस टाइप का स्ट्रोक है, ब्लीडिंग वाला स्ट्रोक है या ब्लॉकेज वाला स्ट्रोक है, इसको इस्कीमिक स्ट्रोक बोलते हैं। और अगर लेट्स सपोज इस्कीमिक वाला स्ट्रोक है तो ब्रेन के कौन से हिस्से में है, कितना बड़ा है, एंड इसके अलावा हम कुछ टेस्ट भी करते हैं, इसको बोलते हैं एंजियोग्राफी, CT एंजियोग्राफी और MR एंजियोग्राफी। ये देखने के लिए कि कौन सी ब्लड वेसल में क्लॉट आया है। अगर ये किसी मेजर ब्लड वेसल में है तो उसको खोलने के लिए छल्ले की सुविधा भी उपलब्ध होती है जिसको हम बोलते हैं मैकेनिकल इंटरवेंशन। तो कुछ जांचें मैंने आपको बताई, CT स्कैन, MRI, CT एंजियो, MR एंजियो, ये टेस्ट करा के हम देखते हैं कि हम आगे इसको कैसे सही तरीके से इसका इलाज कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ DSA वगैरह टेस्ट भी होते हैं जो हम एज पर द केस डिसाइड करते हैं। अच्छा, मैं अब आपको बताती हूँ कि हम स्ट्रोक से कैसे बचें एंड कुछ आपको लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के टिप्स भी दूंगी ताकि स्ट्रोक से हम बच पाएँ। सबसे पहले ज़रूरी है ब्लड प्रेशर। इट्स द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर फॉर स्ट्रोक। आप अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करें, एटलीस्ट एनुअली। और आपका BP अगर हाई आ रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर से मिलें और उसका ट्रीटमेंट शुरू करें। इसके अलावा डायबिटीज़ भी एक बड़ा रिस्क फैक्टर है। अपनी शुगर का आप रेगुलरली जांच करें, अगर आपकी शुगर हाई आ रही है तो उस केस में आप इलाज शुरू करें। कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल भी एक बड़ा फैक्टर है। अपने कोलेस्ट्रॉल लेवल्स का भी आप नियमित रूप से ध्यान रखें और खाने में लो फैट डाइट, लो सॉल्ट डाइट यूज़ करें। इसके अलावा फ्रूट एंड वेजिटेबल्स को भी डाइट में बढ़ा सकते हैं, उससे आपको स्ट्रोक के बचाव में फ़ायदा मिलता है। इसके अलावा स्मोकिंग इज़ वन ऑफ द बिग फैक्टर्स फॉर स्ट्रोक। तो इमीडिएटली क्विट स्मोकिंग, दैट विल रिड्यूस योर रिस्क फॉर स्ट्रोक। इसके अलावा एक्सेसिव अल्कोहल इंटेक भी एक बड़ा फैक्टर है, तो आप अपने अल्कोहल को क्विट करें, एटलीस्ट उसको मॉडरेट अमाउंट में ही ले, ज़्यादा अल्कोहल इंटेक ना करें। अपने हार्ट का भी ध्यान रखें। कुछ हार्ट कंडीशंस होती हैं जैसे कि एट्रियल फिब्रिलेशन, जिसमें हार्ट इरेगुलर चलता है, उससे भी स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है। तो अपने हार्ट का भी एटलीस्ट आप एक बार जांच जरूर कराएं। इसके अलावा पुअर सेडेंटरी लाइफस्टाइल भी एक फैक्टर है।
तो आप प्रोलॉन्ग सिटिंग को, प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग को भी अवॉइड करें, एक्सरसाइज करें। एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज डेली शुड बी अ पार्ट ऑफ अवर रूटीन। इसके अलावा एक्सेसिव बॉडी वेट, अगर आपका बॉडी वेट बहुत ज़्यादा है वो भी एक बड़ा फैक्टर है, तो उसमें भी आप एक्सरसाइज करके, डाइट करके अपने बॉडी वेट को, अपने BMI को कंट्रोल में ला सकते हैं और स्ट्रोक से बच सकते हैं। इसके अलावा कुछ फैक्टर्स होते हैं जो मॉडिफाइबल नहीं होते, जैसे कि एज। जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे एज बढ़ती है स्ट्रोक का रिस्क बढ़ता रहता है। एंड कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं जो फैमिलियल स्ट्रोक का रीजन होते हैं, जैसे ब्लड का गाढ़ा हो जाना, ब्लड में कुछ ऐसे पदार्थ होना जिससे ब्लड गाढ़ा हो जाता है। तो अगर ऐसा वाला कंडीशन है तो आप डॉक्टर से मिलकर उसका भी ट्रीटमेंट शुरू करा सकते हैं।